दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। हेलो एवरीवन, आई एम कस्तूरी पंडा। आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। मैंने 2020 यूपीएससी सीएससी में 67 रैंक हासिल की है एंड आज मैं शेयर करना चाहूंगी आपको अपनी सोशियोलॉजी, जो कि मेरी ऑप्शनल थी। उससे पहले दैट 2020 में मैंने जो अटेम्प्ट दिया था, माय फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें मेरी पेपर 1 में बहुत हाई मार्क्स थी, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द हाईएस्ट। बट पेपर 2 में मेरे बहुत खराब मार्क्स आए थे। अराउंड आई गॉट इन 106 107 अराउंड। मेरी एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं सारे डिटेल्स, नोट्स और मार्कशीट, बुकलेट सब कुछ शेयर कर रही हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ एक मिस हो जाए तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी के लिए मेरी इनिशियली स्ट्रेटेजी यही थी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थिंकर्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एनसीईआरटी, इग्नू और हार्लैम्बर्ग, ये सारे बुक्स को अपना बेसिक बुक्स लेके मैंने रीडिंग चालू की थी। इनिशियली मेरी सेल्फ स्टडी ही थी, जो पहली वाली प्रिपरेशन। देन इन माय जो पहले अटेम्प्ट मेंस लिखने वाली थी, तब मैंने टेस्ट सीरीज ले ली थी नाइस आईएएस की। उससे फिर मुझे पता चला कि नोट्स हालांकि कैसे कैसे बनाने चाहिए, इंट्रोडक्शन, कंटेंट की डिमांड क्या होती है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो सब मैंने किया। बट पहले अटेम्प्ट में मेरी गलती थी कि बहुत ही हाफाजात चल रही थी, बिकॉज सोशियोलॉजी इज एन ऑप्शनल जहाँ पे आप किसी एक रिसोर्स से सब कुछ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल बुक्स की जरूरत होती है एंड बिकॉज वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव ऑप्शनल है जिसमें बहुत बच्चे आते हैं, तो बेसिक चीजें सभी सेम लिखेंगे। मे बी द एग्जामिनर वांट्स टू नो समथिंग ओरिजिनल, समथिंग नया ओपिनियन या फिर कोई नया इनोवेटिव कॉन्सेप्ट या कुछ कीवर्ड आप लिखिए, उसी से ही आपकी मार्क्स बढ़ेंगी। तो पेपर 1 की फोकस मेरी ज्यादा थी, पेपर 2 थोड़ा सा मिस आउट हो गया। आई थॉट कि पेपर 1 वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके ही मैं पेपर 2 में ही अच्छे आंसर्स लिख पाऊंगी। एंड मैंने पेपर कंप्लीट भी किया था। उसके बाद जब मार्क्स आए तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स क्या थी। तो इन 2022 व्हाट आई डिड थिंग्स डिफरेंटली वाज, मैंने बैलेंस देखा कि पेपर 1 और पेपर 2 को मैं इक्वल टाइम दूंगी। जो मेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी पेपर 1 की, वो तो साथ में बस प्रैक्टिस के साथ चल रही थी। बुकलेट्स मैंने बताया हार्लैम्बर्ग, उसके बाद मैंने रिट्जर वाली बुक से थोड़े थोड़े कुछ लिए थे। मार्केट में जो भी फ्रीली अवेलेबल नोट्स है, जैसे उपेंद्र सर, महापात्रा सर, विकास रंजन सर की एक बुक भी होती है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 2 अलग अलग बुक्स होती है, वो भी मैंने पढ़ी थी। देन तो शारंशु सर के नोट्स जो इन सर्विस है, उनके नोट्स से भी बहुत सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मिल गए थे। दूसरे अटेम्प्ट की तरफ नेहा भोसले मैम की नोट्स भी मुझे मिल गई थी। वहां पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड मतलब कोलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पे। शी हैड लाइक प्रिपेयर्ड एवरीथिंग एंड पीडीएफ उन्होंने शेयर भी किया था अपने ब्लॉग से। वहां से भी मैंने बहुत सारे अपने वैल्यू एडिशन किया। बीच में जो टाइम मिला, मैंने 2021 जो स्किप किया था टू गिव द ओपीएससी, उसमें जो टाइम मिल रहा था तो आई टिकटॉक को बना दो टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी वैल्यू एडिशन बहुत सारे चल रहे थे। तो बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2022, रिसोर्सेस और नोट्स मेरे काफी हद तक रेडी थे सोशियोलॉजी के लिए। तो मोस्टली इट वाज रिवीजन एंड प्रैक्टिस कि मैं 3 घंटे में क्वालिटी आंसर्स कैसे लिखूं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो पैरेलली ही चलती रही, पहले अटेम्प्ट से भी मतलब मुझे 3 साल तो मिले ही थे, वही चल रहा था। एंड व्हाट आई डिड फॉर इजी रिवीजन वाज नोट्स। तो मैंने बताया कि मतलब मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया था। जैसे नितिन सांगवान की सर की बुक हम अक्सर रिवीजन के लिए यूज करते थे, उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे मुझे, मैंने अपने नोट्स में ऐड करना शुरू कर दिया था, ताकि एग्जाम के पहले मैं सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करूं एंड बहुत सारे बुक्स में कंफ्यूज ना हो जाऊं। साथ में मैं उसी नोट से ही कलेक्ट कर करके सिर्फ 2 ही A4 शीट्स थे मेरे पास, पर शीट आगे और पीछे। पेपर 1 के थिंकर्स मैंने एकदम छोटे छोटे हैंडराइटिंग में कंपाइल किया हुआ था, ताकि 15 मिनट के अंडर में सारे थिंकर्स के नाम अच्छे से याद कर लूं जब रिवाइज करती थी।
सिमिलरली फॉर पेपर 2 सारे थिंकर्स के नाम मैं ऐसे ऐड कर लिया था कि कौन से टॉपिक में कौन सा थिंकर होने चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि 10 मार्कर्स में मिनिमम 2 थिंकर्स होने चाहिए, ज्यादा हो तो बहुत अच्छे हैं, जैसे पेपर 1 में तो काफी थिंकर्स मिल जाते हैं। सिमिलरली पेपर 2 के लिए भी एटलीस्ट 2 होने चाहिए। 20 मार्क्स का पेपर हुआ तो मिनिमम 4-5 थिंकर्स तो होने चाहिए। कोई थिंकर वाला क्वेश्चन आ गया तो वो तो वैसे ही आप क्रिटिसिज्म में बहुत सारे और थिंकर्स ऐड कर ही पाएंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी रिवीजन की, नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज किया, अराउंड 10 टाइम्स किया होगा, ताकि सब कुछ मेरे दिमाग में आ जाए, जिसको मैं फोटोग्राफिक रिटेंशन बोलती हूँ। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं मेंस में, उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए कौन से सब टॉपिक और कौन सी थीम से क्वेश्चन पूछी गई है, और उससे रिलेटेड आपके पास प्रिपरेशन कंटेंट क्या है, उसी को यूज कीजिए एंड उसी को अच्छे से लिखिए। अनरिलेटेबल आंसर्स ना लिखिए, रिलेवेंट लिखिए, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन चेंज कीजिए। कभी कभी आप करंट अफेयर्स कुछ एग्जांपल्स पेपर 2 में भरपूर यूज कर सकते हैं। पेपर 2 में अगर कोई थिंकर्स कम भी पड़ जाए तो मैं अक्सर पेपर 1 की थिंकर्स भी लिख लेती थी, एंड दिस वर्क फाइन फॉर मी। मार्क्स अबव एवरेज मतलब बेटर रेंजेस में ही है, तो आपको भी ये रिलेटेबल लगे तो आप यूज करें। ये सारे जो नोट्स हैं मैं अपलोड करती जाऊंगी टेलीग्राम में। बाकी 90% चीज मुझे लगती है कि सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशन से ही होगी, तो आप फोकस करें, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखें। कोई कुछ बोल रहा है इसलिए उसे फॉलो ना करें, आपको अगर सूट करता है तभी वो चीज आप अडॉप्ट करें। स्ट्रैटेजीज देखिए, फिर अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए, आप अच्छा करेंगे। आई होप सो, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।